फैक्ट है जो हमारा प्लेटो के बारे में है कि वर्चू इज नॉलेज. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्लेटो. वर्चू इज नॉलेज. वर्चू इज नॉलेज जो स्टेटमेंट है वो प्लेटो ने अपनी किस बुक में दिया था ये आइडिया को कि वर्चू इज नॉलेज. तो इनकी बुक का नाम पूछता है कि किस बुक में ये आइडिया अपना शेयर किया था प्लेटो ने. तो ये बुक इनका नाम है द रिपब्लिक. दिस इज द आंसर. दूसरा फैक्ट है जो इनका कि प्लेटो इज द फर्स्ट फासिस्ट थिंकर. तो प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट थिंकर किसने कहा है, पूछा जाता है ना इस तरीके के. अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिले होंगे वहाँ पे. फर्स्ट फासिस्ट थिंकर. ओके, तो इसका आंसर आपका कई सारे ऑप्शन दिए होंगे. सही ऑप्शन रहेगा कार्ल पॉपर. ओके, इसके बाद से तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज जस्टिस. ओके, तो प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस का आइडिया क्या है ये पूछा जाता है. ओके, मतलब प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है. तो ये एक ऑब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है. क्या है? ऑब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट फोर्थ जो पूछा जाता है प्लेटो के बारे में तो है कि जो प्लेटोनिक लव है उसमें कौन कौन से किसके बीच में है. प्लेटोनिक प्रेम हिंदी में इसे कहा जाता है. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. प्लेटोनिक लव इज इन बिटवीन. फिर बाकी आपके ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें आपका ऑप्शन में आ जाता है मैन एंड गॉड. दिस वुड बी द राइट आंसर. फिफ्थ स्टेटमेंट है जो आपको याद होना चाहिए. आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो प्लेटो हैं उन्होंने किस बुक को अपना आइडियल बुक कंसीडर किया है. सॉरी, प्लेटो किस आइडियल बुक जो उनकी रिपब्लिक है उसको किस तरीके से कंसीडर करते हैं. जैसे कि अगर मैंने इसका स्टेटमेंट अपने नोट्स पे देखूं तो उसमें है कि प्लेटो कंसीडर्स हिज आइडियल बुक रिपब्लिक एज. तो जो रिपब्लिक बुक है आपको पता है किसके द्वारा लिखी गई, प्लेटो के द्वारा. तो रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है, एक तरीके से ये क्वेश्चन बनता है. या रिपब्लिक को किस तरीके से और दूसरे नाम से जाना जाता है या किस पर बेस्ड है. तो ये है जस्टिस पर बेस्ड है. ओके, तो मेन थीम क्या है इनकी बुक रिपब्लिक की, जस्टिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन जो फैक्ट 6 जो पूछा जाता है ओके कि प्लेटोज जस्टिस इज बेस्ड ऑन. तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस आपने डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसी से कुछ क्वेश्चन है. प्लेटो का जस्टिस क्या है आपने देखा होगा ना कि प्लेटो क्या कहते हैं कि 3 क्लासेस होंगी, राइट. 3 क्लासेस कौन कौन सी होंगी, फिलोसफर किंग होगी, फिर इसके बाद से सोल्जर क्लास होगी, प्रोड्यूसर क्लास होगी. ये अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और एक दूसरे के इस फेयर में एक इंटरफेयर नहीं करेंगे. उस बेसिस पे जस्टिस. और इनका जो कैटेगराइजेशन है ये प्लेटो ने सोल की क्वालिटी के आधार पर डिवाइड किया है. ये आपने रिवाइज किया हो. जैसे इनके पास फिलोसफर किंग के पास क्या होगा, विजडम, नॉलेज. सोल्जर्स के पास क्या होगा, करेज. प्रोड्यूसर क्लास के पास क्या होगा, एपेटाइट. इनकी सोल की क्वालिटी होगी. तो ये इस आधार पर जस्टिस है. तो प्लेटोज जस्टिस इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिए रहेंगे. तो ये रहेगा आपका इनइक्वालिटी. क्यों इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्लास की उनकी एबिलिटीज एंड जो कैपेबिलिटीज हैं या क्वालिटीज ऑफ द सोल हैं इसके आधार पर अलग अलग डिवाइड किया गया है. ओके, तो ये इनइक्वालिटी के आधार पर बेस्ड है. नेक्स्ट है ओके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉलेज इज रियल ओपिनियन. ये किसका स्टेटमेंट है. तो हम 7th फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट कि नॉलेज, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रही हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रिवाइज कर सकें एक सेशन में. तो हैंड राइटिंग के लिए हम सॉरी अगर थोड़ा सा समझ में ना आ रही हो या मैसी हो तो मैं बोल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख लेना.
क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट रिवाइज करना है. ओके, सो ओपिनियन, नॉलेज इज रियल ओपिनियन, ये किसका स्टेटमेंट है? प्लेटो का. आपको पता है ना, प्लेटो आइडियल स्टेट या वो जो थ्योरी ऑफ आइडिया देते हैं, तो उसमें से ये नॉलेज को रियल ओपिनियन मानते हैं, जो इनका एलेगरी ऑफ केव की जो थ्योरी है उस पर आधारित है ये. जो 8th फैक्ट है आज का वो है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो द कॉर्नर स्टोन ऑफ द सब आइडियल स्टेट क्या है? तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉर्नर स्टोन ऑफ द सब आइडियल स्टेट क्या है? तो ये आपके कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे. ये रहेगा अथॉरिटी ऑफ लॉ. इसका राइट आंसर आता है अथॉरिटी ऑफ लॉ. ओके, 9th फैक्ट जो पूछा जाता है, जैसे कि प्लेटो की एकेडमी थी. ओके, मुझे कमेंट करके बताओ कि प्लेटो की एकेडमी का नाम क्या था. तो जो एकेडमी ऑफ प्लेटो थी, एकेडमी ऑफ प्लेटो, इसमें किसका जो स्टडी के लिए फोकस दिया जाता था? ओके, सो हुज स्टडी वाज एम्फेसाइज्ड इन द एकेडमी ऑफ प्लेटो, किस विषय के अध्ययन पर जोर दिया जाता था इन द एकेडमी ऑफ प्लेटो? तो इसका आंसर क्या है? एनी गेस? ज्योमेट्री. ओके, ये कई सारे ऑप्शन दिया रहेगा, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योमेट्री, तो इसका राइट आंसर होगा ज्योमेट्री. 10th फैक्ट पूछा जाता है कि जो प्लेटो की बहुत सारी बुक्स हैं ना, वर्क हैं, तो विच वर्क ऑफ प्लेटो इज कॉल्ड पॉलिटिकल यूटोपिया? ओके, सॉरी, तो प्लेटो के बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें से पूछा जाता है कि किस बुक को पॉलिटिकल यूटोपिया कहा जाता है? पॉलिटिकल यूटोपिया किस बुक को कहते हैं? तो ये बुक का नाम है उनकी रिपब्लिक. रिपब्लिक इज नोन एज द पॉलिटिकल यूटोपिया. द बुक इज रिटन बाय द प्लेटो. ओके, ये पूछा जाता है. और अगर हम इस लिस्ट में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट और फैक्ट देखें तो जो मेरे नोट्स पे मेंशन हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर शेयर कर दूँ आपके साथ में. ओके, हाँ, एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि हु हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट. जैसे कि आपको पता है कि थिंकर्स में बहुत सारी स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं और जनरली ये हमें एक जगह नहीं मिलती हैं. तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हो या बुक्स से कवर कर सकते हो, या आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में एक जगह भी आपको मिल जाएंगी. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक जगह बना पाती, तो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मैंने आपको शेयर किया है यहाँ पर, जैसे जैसे मुझे फैक्ट्स मिलते गए. तो स्टेटमेंट क्या है कि सॉक्रेट्स रीइनकार्नेटेड एज प्लेटो. प्लेटो वॉज अबाउट टू कंप्लीट द लिटरेरी फिलोसफी ऑफ द ग्रेट एक्सप्लोरर सॉक्रेट्स. तो ये स्टेटमेंट किसने दी है कि जो सुकरात है ने प्लेटो के रूप में फिर से शरीर धारण किया, मतलब रीइनकार्नेशन हुआ. प्लेटो महान अन्वेषक सुकरात के साहित्यिक दर्शन को पूरा करने वाला था. ओके, तो सॉक्रेट एक तरीके से सॉक्रेट का पुनर्जन्म होता है प्लेटो के रूप में, ये स्टेटमेंट है. ओके, रीइनकार्नेटेड एज प्लेटो. और फिर नेक्स्ट है कि प्लेटो, इसी में ही है आगे, प्लेटो वॉज अबाउट टू कंप्लीट द लिटरेरी फिलोसफी ऑफ द ग्रेट एक्सप्लोरर सॉक्रेट.
दिस इज द होल स्टेटमेंट। ओके, तो ये किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट है आपका मैक्सी का। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्ट नंबर 12 में, जो हम डिस्कस करेंगे कि हु सेड प्लेटो द पोप ऑफ फिलोसफी। प्लेटो को किसने कहा द पोप ऑफ फिलोसफी? ये संज्ञा किसने दी थी प्लेटो को? तो इसका राइट आंसर रहता है सेबाइन। भाई कई सारे आपका दिया रहेगा, कार्ल पॉपर दिया रहेगा, मैक्सी दिया रहेगा, ओके, सेबाइन दिया रहेगा, तो सेबाइन इसका राइट आंसर है। इसके बाद से द लॉज जो डायलॉग है उसमें ये आपको पता है प्लेटो की है। तो हाउ मेनी पार्ट्स इन द लॉज डायलॉग? ओके, बुक का नाम है द लॉज। तो ये प्लेटो का डायलॉग है, आपको पता है बुक है। तो इसने पूछा है कि कितने सारे, हाउ मेनी पार्ट्स, कितने भाग हैं, तो ये पूछा जाता है। इसमें 12 हैं। ओके, इसके बाद से आपको ये है कि जो प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि प्लेटो ने जो मेल एंड फीमेल हैं इनमें डिफरेंसेस नहीं किए थे, इक्वल माना था, इक्वालिटी मानी थी। तो जो बिलीफ इन जेंडर इक्वालिटी है, तो ये किसके इन्फ्लुएंस की वजह से प्लेटो ने ये आइडिया लिया, या प्लेटो किस थिंकर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर ये जेंडर इक्वालिटी का आइडिया लेते हैं? ओके, तो जेंडर इक्वालिटी का जो आइडिया है प्लेटो का, वो किस थिंकर से इन्फ्लुएंस होकर प्लेटो ने लिया है? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं पूरा स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ यहाँ पर। तो आपको बस एक तरीके से अपने दिमाग में बिठाना है बार बार इन लेक्चर्स को रिवाइज करके। हमारा काम है कि हम कितना मैक्सिमम रिवाइज कर पाएँ। ओके, तो जेंडर इक्वालिटी का आइडिया प्लेटो ने लिया था किससे? पाइथागोरस से इन्फ्लुएंस होकर। ठीक है, समझ में आते हैं ना ये फैक्ट्स? जरूरत नहीं है ना पूरा लिखने की, आप टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि। इसके बाद से हु हैज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सी, या इसका एक वेरिएशन और इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि हु सेड एरिस्टोटल एज अ फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो एरिस्टोटल के बारे में क्वेश्चन है, आता है कि फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैक्सी ने किसको कहा? तो एरिस्टोटल को कहा। दूसरा वेरिएशन आता है कि एरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसने कहा? तो ये मैक्सी। समझ में आए दोनों वेरिएशन कि मैक्सी ने फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसे कहा? एरिस्टोटल को। या एरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसने बुलाया? मैक्सी ने। ये ध्यान रखना है, इस दो वेरिएशन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से ओके, हाँ, सो व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय द एरिस्टोटल? तो एरिस्टोटल का एक और पूछा जाता है फैक्ट, एरिस्टोटल का जो इंस्टीट्यूशन या एकेडमी जो इन्होंने स्टैब्लिश की थी, ओके, उसका नाम क्या था? तो ये था लिसियम। अगर आपने पढ़ा होगा इसे जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे तो। लिसियम, सो लिसियम इज द इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय द एरिस्टोटल। अब एक और इम्पोर्टेंट इसी में पूछा जाता है, जैसे हम देख रहे थे कि प्लेटो की जो एकेडमी थी उसमें ज्योमेट्री को स्टडी करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, जोर दिया जाता था। लिसियम में किसके अध्ययन पर जोर दिया जाता था? तो लिसियम में जिस स्टडी को ज़्यादा जोर दिया जाता था वो था आपका बायोलॉजी। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि विच सब्जेक्ट वॉज एम्फेसाइज्ड टू स्टडी इन लिसियम? तो ये था बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 17 फैक्ट पे। हाँ, तो व्हाट इज रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? तो एरिस्टोटल का ही कॉन्सेप्ट है
रिवॉल्यूशन का। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन या व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये था चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, सो अकॉर्डिंग एरिस्टोटल का ही है 18th फैक्ट है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये पूछा जाता है। एनी गेस? रूट कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस कारण से होता है? तो इसका रूट कॉज क्या बताया है एरिस्टोटल ने? फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। गॉट इट? 19th फैक्ट है कि हाँ, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन, ओके, तो ये एरिस्टोटल का ही है। आपको पता है कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन किस पे? लीगल एस्पेक्ट पे। ओके, सो लीगल क्लासिफिकेशन है। 20th फैक्ट है आज का, ये एक स्टेटमेंट है, हु सेड अ सक्सेसफुल मिडिल क्लास इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तो पूछा गया है कि एक सक्सेसफुल मिडिल क्लास इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक सफल मध्यम जो वर्ग है वो लोकतंत्र की रीढ़ है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? एरिस्टोटल का, राइट? 21st फैक्ट है आज के इस लेक्चर का। हाँ, फिर से एक स्टेटमेंट है, पूछा जाता है कि हु सेड एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द मिडिल वे आफ्टर कन्फ्यूशियस। तो एरिस्टोटल को बोला जाता है कि एरिस्टोटल क्या है? ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है किसका? ऑफ द मिडिल वे। ओके, किसके बाद? आफ्टर कन्फ्यूशियस। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? कैटलिन के द्वारा। ये सारी स्टेटमेंट पूछी जाती हैं कैटलिन कि जो अरस्तु है, एरिस्टोटल है, वो कन्फ्यूशियस के बाद सबसे बड़ा जो मध्यम वर्ग है, मिडिल वे है, उसका प्रतिपादक है। 21, 22 फैक्ट है। हाँ, तो हमने देखा कि एरिस्टोटल मिडिल वे का एक्सपोनेंट है, मिडिल वर्ग को डेमोक्रेसी का बेस मानता है। तो जो एरिस्टोटल है उसके अकॉर्डिंग विच रूल इज द बेस्ट रूल? एरिस्टोटल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच रूल इज द बेस्ट रूल? तो ये आपका क्या रहेगा? रूल ऑफ द मिडिल वे, रूल ऑफ द मिडिल वे। ओके, इसके बाद से एक और कॉन्सेप्ट है, आइडिया है कि किसने सिटीजनशिप को प्रिविलेज ऑफ द रूलिंग क्लास माना? ओके, सिटीजनशिप is considered a privilege of the ruling class। किसके द्वारा कंसीडर किया गया? सो दिस इज द
एरिस्टोटल, कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो एरिस्टोटल हैज़ कंसीडर्ड सिटीजनशिप एज अ प्रिविलेज ऑफ द रूलिंग क्लास। ओके, 24th अगर हम फैक्ट देखें, ये भी एरिस्टोटल के बारे में ही है कि हु इज़ द प्रपोनेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रपोनेंट कौन है? तो ये तो आप गेस कर लोगे बहुत आसानी से, कौन थे? एरिस्टोटल। या इसको दूसरा वेरिएशन हो सकता है कि एरिस्टोटल इज द एक्सपोनेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ जस्टिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रहेगा। ओके, हमने कितने फैक्ट डिस्कस किए आज? 24। 25th फैक्ट देख लेते हैं। हाँ, ये कुछ फिर स्टेटमेंट है कि ह्यूमन कमिट्स क्राइम्स बिकॉज ऑफ द इनफिनाइट ऑफ देयर डिज़ायर। हु सेड दिस? किसने कहा कि जो ह्यूमन है कमिट क्राइम्स बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट ऑफ देयर डिज़ायर। तो ये है मैकियावेली का। मैकियावेली कहते हैं कि ह्यूमन कमिट्स क्राइम बिकॉज ऑफ द इनफिनाइट ऑफ देयर डिज़ायर्स। 29th फैक्ट है आज का। तो अब एक तो पहले कि आर्ट ऑफ वॉर किसकी बुक है, किसकी राइटिंग है, किसका वर्क है? सॉरी, आर्ट ऑफ वॉर बहुत सिंपल है, मैकियावेली का है। ओके, आर्ट ऑफ वॉर में मैकियावेली ने एक आइडिया को प्रमोट किया है। वो है कि जो मैकियावेली है ना, इसने सिविलियन आर्मी को सपोर्ट किया है। सिविलियन आर्मी के कॉन्सेप्ट को मैकियावेली ने सपोर्ट किया है, और इसके बदले में कहते हैं कि अगर स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, क्या होनी चाहिए? सिविलियन आर्मी होनी चाहिए। ओके, सो ही डिड नॉट सपोर्टेड द आर्मी ऑन रेंट, इन द प्लेस ऑफ आर्मी ऑन रेंट हमारे पास क्या होनी चाहिए? अपनी खुद की स्टेट की सिविलियन आर्मी होनी चाहिए। उस पर वो ज़्यादा फेथफुल होते हैं। ये सब चीज़ें बहुत सारी अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर ये है कि पहली बात, इसको कई वेरिएशन में मुझे क्वेश्चन मिले हैं कि मैकियावेली ने अपने किस वर्क या किस बुक में सिविलियन आर्मी को सपोर्ट किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इन द प्लेस ऑफ आर्मी ऑन रेंट। तो ये है आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर किसका वर्क है? मैकियावेली का। आर्ट ऑफ वॉर में मैकियावेली ने किस टाइप की आर्मी को सपोर्ट किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट? तो सिविलियन आर्मी हो जाएगा। गॉट इट? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस पे। इसके बाद से हाँ, एक द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली इज रिटन बाई, the originality of Machiavelli is written by, तो ये है आपका आई बर्लिन। कोई मुझे पूरा नाम कमेंट कर सकता है? आई बर्लिन का पूरा नाम क्या है? आई स्टैंड फॉर, कमेंट करके बताओ जल्दी से। नेक्स्ट और एक स्टेटमेंट है, हम 2-4 स्टेटमेंट और डिस्कस करेंगे, फिर सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, ताकि अब आपको रिवीजन करने पे हेल्प नहीं मिलेगी इससे। फिर हम इसे छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें बार बार अपने नीड के अकॉर्डिंग। एक और स्टेटमेंट है कि एक्युमुलेशन ऑफ पावर इज द ओनली बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स। हु हैड गिवन दिस स्टेटमेंट? क्या? accumulation of power is the only basic objective, sorry for the handwriting guys, okay, जल्दी में ऐसे ही हो रहा है, of politics।
तो ये है आपका मैकियावेली। अदरवाइज़ मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है काफ़ी, मतलब हाँ ठीक है, अच्छी तो नहीं है बट ठीक ठाक है। ओके तो हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर इज़ द ओनली बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसके द्वारा कहा गया? दिस इज़ द स्टेटमेंट गिवन बाई मैकियावेली। 32, बस हम 35 तक करेंगे। ओके एक और है, हाँ, कि विच थिंकर इज नोन एज द डिसाइपल ऑफ द डेविल एंड द मास्टर ऑफ डिक्टेटर। ओके सो विच थिंकर इज नोन एज द डिसाइपल ऑफ द डेविल एंड द मास्टर ऑफ डिक्टेटर्स। मतलब शैतान का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? मैकियावेली को ही कहा जाता है। अच्छा, कितने सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो ये रिवीजन लेक्चर्स को देख रहे हैं? अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो मैं इसे और ज़्यादा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूं साइमल्टेनियसली, ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। 33 ओके हाँ, सो हु हैज सपोर्टेड दिस आइडिया ऑफ कि ओनली एंड कैन जस्टिफाई द मीन, जस्टिफाई द मीन्स। ये अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसे, कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। मतलब एंड हमारे साध्य होते हैं और मीन्स मतलब साधन, तो जो साध्य है वो ही साधन को जस्टिफाई करता है। ओके तो ये किसके अकॉर्डिंग है? हु सपोर्टेड दिस आइडिया? तो ये भी आपका मैकियावेली का ही है। इसके बदले अच्छा मुझे कोई बताएगा कि गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या था ये जो ये एंड मीन्स के बीच का रिलेशनशिप है? तो महात्मा गांधी ने किस आइडिया को सपोर्ट किया है? ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके 34 हाँ, सो अकॉर्डिंग टू whom, एक स्टेटमेंट पूछता है, अकॉर्डिंग टू whom सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, हु सेड दैट, या इस तरीके से भी हो सकता है कि हु सेड दैट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट आर born out of the need for protection of man. Who said that society and government are born out of the need for the protection of the man? तो ये भी है मैकियावेली। According to Machiavelli, society and government are born out of the need of the protection of the man. Okay. हाँ, एक और पूछा जाता है, what is the nature of a state according to the Machiavelli? या Machiavelli एक दूसरा वेरिएशन है इसका, Machiavelli considers the state as, कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये है एज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके तो स्टेट को आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया गया है मैकियावेली के द्वारा। तो ये थे हमारे 35 फैक्ट्स जो हमने आज के सेशन में कवर किए। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन थिंकर से रिलेटेड जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि एंड एंड मीन्स का महात्मा